नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली में एमसीडी की 270 सीटों पर वोटिंग जारी। 26 अप्रैल को मतगणना। सराय पीपलथला और मौजपुर में उम्मीदवारों के निधन के चलते टला चुनाव। प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। हड़ताल खत्म करने की अपील। कहा प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे मुद्दा। नीति आयोग के संचालन परिषद की तीसरी बैठक आज। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। जीएसटी समेत 15 सालों के विजन डॉक्यूमेंट पर होगी चर्चा। फ्रांस में आज होगी राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग। मरीन ली और इमानुएल के बीच कांटे की टक्कर। 7 मई को पहले दौर के शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। अफगानिस्तान में सैन्य बेस पर हमले के बाद राष्ट्रीय शोक। राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। भारत ने तालिबानी ठिकानों पर कार्रवाई की बताई जरूरत। आज दिल्ली नगर निगम के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ लगी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तीनों निगमों में वोटिंग के लिए 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 सीटों पर उम्मीदवारों के निधन की वजह से आज चुनाव टल गया है। दिल्ली नगर निगम की 272 में से आज 270 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनाव मैदान में कुल 2,537 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए 13,141 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें 799 संवेदनशील हैं और 208 अति संवेदनशील हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस बार 68 विधानसभाओं में 68 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए हैं। तीनों निगमों में कुल 1,34,23,783 मतदाता हैं। इनमें पहली बार के मतदाताओं की संख्या करीब 25,000 है। मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए इस बार आयोग ने कई तरह के कदम भी उठाए हैं। चुनाव व्यवस्था में सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। चुनाव के नतीजे 26 अप्रैल को आएंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 बार से दिल्ली नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। और नगर निगम में 2 सीटों पर उम्मीदवारों के निधन के चलते आज चुनाव टल गया है। सराय पीपलथला और मौजपुर वार्ड में प्रत्याशियों के निधन की वजह से वोटिंग नहीं हो सकी। चुनाव आयोग इन सीटों पर चुनाव की अगली तारीखों का ऐलान करेगा। और वोटिंग कैसी चल रही है इसको लेकर हम अपडेट लेंगे। हमारे साथ 2 संवाददाता इस समय जुड़ गए। रवींद्र सिंह शोरान हमारे साथ आर के पुरम से जुड़े हैं, वहीं अनु दीवान हमारे साथ जुड़ी हैं राजौरी गार्डन से। रवींद्र, हम पहले आपका रुख करते हैं। इस बार हम जानते हैं जितनी बारीकी से नगर निगम चुनाव पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, शायद ही उतनी कभी पहले रही हो। और दिल्ली नगर निगम के नतीजे आगे दिल्ली में राजनीति की बहुत कुछ दिशा भी तय करने वाले हैं। फिलहाल 8 बजे से वोटिंग शुरू है, कैसा चल रहा है मतदान? जी प्रीति, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से सवेरे से ही हम लोग यहाँ पर हैं और खूब भारी तादाद में वोटर यहाँ पर आ रहे हैं वोट डालने के लिए, काफ़ी उत्साहित हैं। हर उम्र के लोग सवेरे से ही आ रहे हैं। एक तो छुट्टी का दिन है, दूसरा गर्मी बहुत है, इसलिए शायद तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोपहर के पहले अपना मतदान कर दें या उसके बाद किया जाए। इसलिए सवेरे से ही यहाँ पर कतार लगी हुई है। हम लोग जिस बूथ पर खड़े हैं यहाँ पे सवेरे से अभी तक अगर 1 घंटे में देखा जाए तो 10% से अधिक मतदान हो गया है। और इसका यही कारण है कि गर्मी से सब लोग बचना चाहते हैं और महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश की है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि 65 से 70% तक मतदान किया जा सके, क्योंकि राजौरी गार्डन में जो अभी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मत प्रतिशत काफ़ी कम रहा था। उसके बाद एक एग्रेसिव कैंपेन चुनाव आयोग ने चलाया है, जिससे कि एमसीडी में तमाम जो वोटर्स है उन तक पहुँच बनाने की कोशिश की गई है। और ये चुनाव जहाँ तक राजनीतिक
राजनीतिक दृष्टिकोण है उसके लिए बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ रही है सीधे तौर पर। इसके पहले कुछ जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें लड़ा था, लेकिन तमाम सीटों पर पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से भारी भरकम वोट एमसीडी पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला था, और उसके बाद जो राजौरी गार्डन का विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें कम मत प्रतिशत आए थे, उनका डिपॉजिट भी मुश्किल से नहीं बच पाया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी जोर लगा रही है इस चुनाव में कमबैक करने के लिए। कांग्रेस पार्टी का जो छिना हुआ जनाधार है उसको इस बार प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। तमाम बड़े दिग्गजों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झोंक दिया। उससे बड़ा 10 साल से जो एमसीडी में लगातार सत्ताधारी दल है बीजेपी का, वो अपने करीब 10 चीफ मिनिस्टर्स के साथ इस बार कैंपेन को लीड किया है। उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कैंपेन इस बार जो नगर निगम चुनाव में कोई एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ दिखती है, या आम आदमी पार्टी अपना किस तरह का प्रदर्शन रखती है? कांग्रेस के लिए भी बहुत चुनौतियां सामने खड़ी हैं, किस तरह का प्रदर्शन होगा ये देखना होगा। फिलहाल हम रवीन चल रहे हैं राजौरी गार्डन ही, जहां की चर्चा आप भी कर रहे थे। वहां हमारे साथ संवाददाता अनु दीवान मौजूद हैं। अनु, राजौरी गार्डन वो इलाका, कुछ समय पहले विधानसभा उपचुनाव हुआ, नतीजों ने कुछ को चौंकाया भी। पिछले साल 13 वार्डों की बात करें, उसके जो नतीजे आए, कहीं कांग्रेस को ऑक्सीजन मिला, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा, आम आदमी पार्टी जरूर उन नतीजों से भी सख्ते में थी। किस तरह का राजनीतिक समीकरण नजर आ रहा है, और साथ ही मतदाताओं का उत्साह क्या कह रहा है? दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की बात करें, राजौरी गार्डन की बात करें तो बिल्कुल प्रीति, ये जो चुनाव है ये वाकई में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी पार्टी के ऊपर चुनकर नहीं किया जा रहा। जितने भी यहाँ पे वोटर्स हैं उनका एक है कि वो इस बार उम्मीदवार देख रहे हैं, क्योंकि नगर निगम छोटे छोटे वार्ड्स के ऊपर होता है। जनता देखती है कि कौन सा उम्मीदवार जो है उनके इलाके का काम करेगा, क्योंकि ये जो काम होते हैं ये कूड़े से रिलेटेड, आपके पार्किंग से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो वो ऐसा कैंडिडेट चुनते हैं जो उनसे सीधा अप्रोचेबल हो। तो ये चुनाव वाकई में पार्टियों के लिए भी अहम हो जाता है, क्योंकि ये पार्टी के दम पर नहीं, उम्मीदवार के दम पर मिलता है। और वहीं पार्टियों का अगर प्रीति हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल ली कि वो इस बार क्या पुराने कैंडिडेट्स को टिकट ना देकर सारे ही नए उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि उसको पता था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो उसको इस चुनाव में इफेक्ट कर सकता है, उसके उम्मीदवारों को इफेक्ट कर सकता है, और उससे जो पिछले 10 साल से जो उसकी पार्टी रही है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। तो उसने एक एक कैंडिडेट का चुनाव जो था बहुत ही सोच समझ के पूरी स्ट्रैटेजी बदल के किया। वहीं कांग्रेस के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ज़रूरी है अब अपनी जो ज़मीन है उसको वापस पाने के लिए। जिस तरह से विधानसभा से कांग्रेस बिल्कुल जीरो पर ही आउट हो गई, उसके बाद जब कांग्रेस का ये बाई इलेक्शन हुआ राजौरी गार्डन का, उसमें वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाई। तो कांग्रेस के लिए नगर निगम चुनाव एक एंट्री कह सकते हैं कि विधानसभा में जाने के लिए है। और वहीं आम आदमी पार्टी को ये देखना है कि पिछले 2 साल में जो उसने काम किया है, आखिर जनता ने उसको कितना सराहा है, उसके कैंडिडेट्स को, क्योंकि जो लोकल एमएलएज हैं वो साथ में कैंडिडेट्स के लगे हुए हैं कि वो अपने काम को लेकर जनता के बीच में जाएं और उनसे इसी दम के ऊपर वोट मांगे कि जिस तो आज तरह से जनता के पास ये पूरा मौका है अनु, सभी राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय करने का, और साथ ही अपने इलाके का भविष्य तय करने का भी देखना होगा। नगर निगम चुनाव में इतना ज्यादा वोट प्रतिशत दिल्ली में देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस बार जनता किस तरह से आगे आती है और अपना वोट डालती है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवीन आपका आरके पुरम से, और राजौरी गार्डन से अनु दीवान आपका हमारे साथ इस जानकारी को पहुंचाने के लिए हम तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए आगे की अहम खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस से निकाली गई बरखा शुक्ला सिंह शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी नेता विजय गोयल और श्याम जाजू की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बरखा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने एक कदम उठाया है। बरखा ने गुरुवार को दिल्ली कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पर कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया था। इसके बाद शुक्रवार को कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। पहले की कांग्रेस थी वो जनाधार वाली कांग्रेस थी, वो पब्लिक की नब्ज पकड़ना जानती थी, वो लोगों का दुख दर्द सुनना जानती थी। वो जो कांग्रेस पार्टी थी, जो नेता थे वो लोगों का दुख दर्द सुनते थे। आज वो पार्टी में गायब हो गया। आज नीति आयोग की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। इस दौरान जीएसटी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने इस बैठक को राज्यों की नीतियों को जानने का मौका बताया है।
नीति आयोग ने आज अपनी गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में देश के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया देश में फौरन बदलाव लाने की योजना पर बात करेंगे। दृष्टि पत्र के मुख्य पहलुओं में 7 साल के रणनीति पत्र और 3 साल की कार्य योजना शामिल है। बैठक में जीएसटी लागू करने की दिशा में हुई प्रगति पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बतौर सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में एक प्रस्तुतिकरण देंगे, जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर रणनीति पर विचार होगा। जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग उठाएंगे। बैठक राष्ट्रपति भवन में होगी। इस बैठक को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की नीतियों को जानने का ये बेहतरीन मौका है। नीति आयोग की तरफ से आयोजित गवर्निंग काउंसिल की ये तीसरी बैठक है। बैठक में उन कामकाजों की भी समीक्षा होगी जिनका फैसला पिछली 2 बैठकों में लिया गया था। इससे पहले गवर्निंग काउंसिल की पहली और दूसरी बैठक 2015 में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने सफाई में कहा कि उनकी सरकार विकास के लिए वोट बैंक को पैमाना नहीं मानती। रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन उनकी सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती। Have we victimized any Muslim gentlemen working in industry or in service? Have we dismissed them? दूरसंचार मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद मुस्लिमों पर बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस और जेडीयू का कहना है कि बीजेपी लोगों को धार्मिक समुदाय के तौर पर देखती है और पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि देश की एक बड़ी आबादी उन्हें वोट नहीं देती। वो और उनकी पार्टी निश्चित रूप से पूरे भारत के नागरिकों को धार्मिक समुदायों के रूप में देखते हैं, परिभाषित करते हैं। सर्वमान्य हो गया इस पार्टी के लिए कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय 18% या कुछ मुसलमान उनकी पूरी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। खुद ही इस दुष्प्रचार का, अपनी ही पार्टी के दुष्प्रचार का खंडन कर दिया कि मुस्लिम वोट देते हैं, थोड़ा भी सही लेकिन उनको देते हैं। लेकिन उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो क्यों नहीं देते। सीपीएम, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी रविशंकर प्रसाद के बयान पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कोई मंत्री नहीं बल्कि देश का संविधान सबको समान हक देता है। Muslims are or Christians or Sikhs or atheists like us, we are all Indian citizens. The sanctity is provided by the Indian Constitution. It is not the charity of any minister. And let them not talk in these terms because it is very unbecoming of being a minister. Honorable Law Minister said that Muslims do not vote for us, but we gave them sanctity. Where is this we? Who are you we? It is a constitution which has given rights to each and every Indian. And as a Muslim, I am the minority of this country and my rights are protected in Article 29 and 30 and also various fundamental rights. सरकार की जिम्मेदारी है सबके काम आए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मुनासिब समझती है तो उसे पूरा हक है और वो ऐसा ही कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने मामले को तूल पकड़ता देख ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी के विकास में यकीन रखती है और भारत की अनेकता में एकता की संस्कृति का सम्मान करती है। वो विकास के लिए वोट बैंक को मापदंड नहीं मानते। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। इसके बावजूद पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है और उनको परेशान नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार विधि आयोग की सिफारिशों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लेगी। एडवोकेट एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे वकीलों को सरकार ने भरोसा दिलाया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार वकीलों से चर्चा किए बगैर इस मामले में कुछ भी नहीं करेगी। कानून मंत्री की ओर से भरोसा दिए जाने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरे बार एसोसिएशनों ने विरोध कार्यक्रम वापस ले लिए हैं। विधि आयोग ने एडवोकेट एक्ट में कई संशोधनों की सिफारिश की है, जिसमें वकीलों का लाइसेंस रद्द करने और मुवक्किल को मुआवजा देने तक के प्रावधान प्रस्तावित हैं। अन्नाद्रमुक अम्मा गुट के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन आज भी दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगे। क्राइम ब्रांच ने कल उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। दिनाकरन पर चुनाव आयोग के अधिकारी को पार्टी सिंबल के बदले रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिनाकरन के फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेज और एसएमएस की भी जांच की। पूछताछ के दौरान दिनाकरन के वकील को साथ रहने की इजाजत नहीं दी गई। बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस को दिनाकरन की तलाश थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके चेन्नई आवास पर सम्मन भेजा था। पुलिस के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर दिनाकरन की तरफ से चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। चंद्रशेखर को 8 दिनों की पुलिस रिमांड में रखने के बाद दिल्ली पुलिस कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ करना चाहती है। एआईएडीएमके में 2 धड़े होने के बाद दिनाकरन 2 पत्ती चुनाव चिन्ह को पाने के लिए ये कोशिश कर रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सूखा प्रभावित जिलों के किसानों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। साथ ही कहा कि किसानों की जो मांग है उसे प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। वहीं आंदोलन कर रहे किसानों से मुख्यमंत्री ने से कहा है किसानों ने कि सरकार उनका लोन तत्काल माफ करे। किसानों ने पलनीसामी के सामने मांग रखी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी सरकार ने किसानों का लोन माफ किया, उसी तरह से तमिलनाडु के किसानों का भी लोन माफ किया जाए। पलनीसामी की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होने की उम्मीद है। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं भी भारत का ये सफर लेकर आजकल हम नागालैंड में हैं और आज हम बात करेंगे कोन्याक आदिवासियों की। कोन्याक आदिवासियों को दुनिया हेड हंटर्स के नाम से जानती है। हम जानने की कोशिश करेंगे उस पृष्ठभूमि को, उस इतिहास को, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कोन्याक आदिवासी समाज की बनावट को, उनके रीति रिवाजों को। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि मरीजों को जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमसीआई ने इसके लिए डॉक्टरों के लिए 2016 में जारी पुराने सर्कुलर और नियमों को फिर जारी किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी जेनेरिक दवाओं पर सरकार का पूरा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन नकली दवाओं पर लगाम के लिए सरकार को सख्त कानून बनाना होगा। प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ही डॉक्टरों को पर्ची में जेनेरिक दवाएं लिखने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने इसके लिए कानून लाने की भी बात कही है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से कई गुना सस्ती होती हैं। चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बन रहा है। एंगेजिंग एशिया आर्बिट्रेशन समिट में उन्होंने कहा कि देश में मजबूत कानूनी प्रणाली और सरकारी दखल की कमी से विदेशी कारोबारियों के भरोसे को बढ़ावा मिलेगा और सरकार की मेक इन इंडिया योजना से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत पसंदीदा जगह बन रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशक भारत आ रहे हैं और ये वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को बढ़ाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वैश्विक विकास के लिए भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अहम बताया है। वॉशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की बैठक में उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई कम हुई है और राजकोषीय संतुलन बढ़ा है। वित्त मंत्री ने भारत में जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से कर वसूली बढ़ेगी और जाली मुद्रा का खतरा कम होगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार को हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। दोनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम जैसे ही आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। अभी इलाके में कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने का शक है, लिहाजा सेना का तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले 28 मार्च को भी बडगाम जिले के चदूरा इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जो करीब 10 घंटे चली थी। एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया था। कश्मीर में शनिवार को लगातार 5वें दिन कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहे। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर बशीर खान ने शुक्रवार को हुई बैठक के बाद ये आदेश जारी किया था। बशीर खान ने कॉलेजों के प्रिंसिपल के साथ भी बैठक की थी।
उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी लोगों का प्रवेश रोकने को कहा था। सोमवार को छात्रों ने समूची घाटी में प्रदर्शन किया। छात्र पुलवामा के एक कॉलेज में छात्रों से कथित मारपीट का विरोध कर रहे थे और इसके बाद से ही कॉलेज में पढ़ाई बंद है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 6000 बीएड कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। ये वो कॉलेज हैं जो तुरंत डिग्री देने का दावा करते हैं। जावड़ेकर ने ये बात रायपुर में स्कूली शिक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर ये कॉलेज अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारते तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जावड़ेकर ने यह फैसला स्कूलों और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया है। उन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि देश में मानक के विपरीत तमाम निजी बीएड कॉलेज चलाए जा रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही जावड़ेकर ने निजी कॉलेजों से बीएड करने वाले युवाओं को शासकीय स्कूलों में शिक्षण का अनुभव लेना अनिवार्य करने का भी फैसला लिया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी कल से 5 दिन की यात्रा पर आर्मेनिया और पोलैंड जाएंगे। इस दौरान दोनों देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति 24 अप्रैल को आर्मेनिया की राजधानी येरेवान पहुंचेंगे। आर्मेनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस साल दोनों देशों के रिश्तों के 25 साल पूरे हो रहे हैं। 26 अप्रैल को उपराष्ट्रपति पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचेंगे। वार्सा में उपराष्ट्रपति पोलैंड के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनेट के स्पीकर के साथ वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच 1990 से मजबूत आर्थिक संबंध हैं। फ्रांस में नए राष्ट्रपति के लिए आज मतदान हो रहा है। माफ कीजिएगा, आज मतदान होना है। फ्रांकोis होलांद का उत्तराधिकारी चुनने के लिए पहले दौर के वोट डाले जाएंगे और फिर 7 मई को पहले दौर के शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच अंतिम फैसला होगा। आज होने वाले मतदान पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति फ्रांकोis होलांद का उत्तराधिकारी चुनने को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। चुनाव इसलिए भी अहम है कि इसका नतीजा फ्रांस और यूरोपीय संघ के नए रूप के अलावा यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों के उस ताने बाने पर भी असर डालेगा, जिससे अलग होकर ब्रिटेन नई राह कर रहा है। On a toujours eu que les mêmes politiques ici, hein, droite gauche, et en plus on est sinistré par les migrants. Donc pas de boulot et ça fait des années, et en plus on est sinistré. Donc jusque là, hein. Voilà, c'est irrémédiable. Moi c'est Le Pen. इस बार चुनावी जंग चतुष्कोणीय है। वैसे तो मुख्य मुकाबला धुर दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट की उम्मीदवार मरीन ले पेन और मध्यमार्गी बैंकर इमैनुअल मैक्रोन के बीच है, लेकिन इसमें उदार दक्षिणपंथी फ्रांसवा फियम और धुर वामपंथी जॉन-लुक मेलेनचॉन के शामिल होने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। हालांकि एलिसी पैलेस यानी राष्ट्रपति भवन की दौड़ में कौन सफल होगा, ये नतीजे ही तय करेंगे। Pour beaucoup de Français, l'immigration massive est une oppression. L'immigration massive n'est pas une chance pour la France. C'est un drame pour la France. Je mènerai une lutte implacable contre l'immigration clandestine. Il y a des lois, les lois doivent être respectées. Il y a des lois qui prévoient l'accueil des personnes qui sont pourchassées pour des raisons politiques. Ça s'appelle le droit d'asile, c'est un droit sacré, il doit être respecté, mais pour qu'il soit respecté, il ne faut pas que le droit d'asile se transforme en une gigantesque fraude à la loi française. फ्रांस में चुनाव प्रचार के दौरान जो मुद्दा सबसे ज्यादा हावी हो रहा है वो है आतंकवाद। इसके अलावा सार्वजनिक खर्चों में इजाफा करना, राष्ट्रीयकरण और सोवियत संघ की संधियों को खत्म करने और प्रवासियों की समस्या से निपटने का वायदा भी अहम चुनावी मुद्दा है। फ्रांस की पहचान के इस समय 2 चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में फ्रांस अपने लिए किस विचारधारा का चयन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने तालिबानी हमले में 100 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। इस हमले में कई सैनिक बुरी तरह से जख्मी भी हुए हैं। अभी तक किसी तरह का सटीक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शनिवार को निशाना बनाए गए सैन्य बेस का दौरा किया। कई मुल्कों ने इस हमले की निंदा की है। भारत ने अफगानिस्तान से बाहर आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने पर जोर दिया है। सैन्य शिविर पर आतंकी हमले के एक दिन बाद पूरा अफगानिस्तान शोक में डूबा रहा। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने शनिवार को निशाना बनाए गए सैन्य बेस का दौरा किया। उन्होंने यहां शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और हमले में घायल हुए सैनिकों से भी मुलाकात की।
राष्ट्रपति अशरफ गनी ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और हमले की जांच का निर्देश दिया। इस हमले को अफगानिस्तान के सैन्य कैंप पर हुए सबसे बड़े हमलों में माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की है। भारत ने अफगानिस्तान से बाहर आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने पर जोर दिया। अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर में शुक्रवार को ये बड़ा आतंकी हमला हुआ था। सेना की वर्दी पहने तालिबानी आतंकियों ने सेना मुख्यालय में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लड़ाई में तालिबान के 10 लड़ाके भी मारे गए। हमला उस वक्त हुआ जब सैनिक जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात खास शख्सियत की। मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे की आज पुण्यतिथि है। पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई। सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए सत्यजीत रे को भारत रत्न, दादा साहब फाल्के और ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। वहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआती पार्श्व गायिकाओं में से एक शमशाद बेगम की भी आज पुण्यतिथि है। शमशाद बेगम एक बहुमुखी कलाकार थी जिन्होंने हिंदी के अलावा बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल और पंजाबी भाषाओं में तकरीबन 6000 गाने गाए। अपनी अनोखी आवाज के जरिए उनके गाए ज्यादातर गीत हिट हुए। उनकी आवाज के दीवाने आज भी शमशाद बेगम के गाए गाने अक्सर सुना करते हैं। शानदार आवाज के गीतों को सदाबहार बनाने वाली शमशाद बेगम को 2009 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कभी हार कभी पार लगाती है नजर, कभी हार कभी पार। और अब आखिर में हेडलाइंस। दिल्ली में एमसीडी की 270 सीटों पर वोटिंग जारी। 26 अप्रैल को मतगणना। सराय पीपलथला और मौजपुर में उम्मीदवारों के निधन के चलते टला चुनाव। प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने जंतर मंतर पहुंचे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। हड़ताल खत्म करने की अपील, कहा प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे मुद्दा। नीति आयोग के संचालन परिषद की तीसरी बैठक आज। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। जीएसटी समेत 15 सालों के विजन डॉक्यूमेंट पर होगी चर्चा। फ्रांस में आज होगी राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग। मरीन ली और इमैनुअल के बीच कांटे की टक्कर। 7 मई को पहले दौर के शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। और अफगानिस्तान में सैन्य बेस पर हमले के बाद राष्ट्रीय शोक। राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। भारत ने तालिबानी ठिकानों पर कार्रवाई की बताई जरूरत। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मैं भी भारत। नमस्कार।